Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of multiplication of vector and division of vector. So before going to start this class, let's revise previous class. As you know guys, we have completed the topic of resolution of vector and rectangular components of vector in previous class. Alright, now we are going to start this class with the topic of multiplication of vector. जिस तरह से हमने वेक्टर्स को ऐड किया, हमने देखा कि वेक्टर्स को हमने ऐड किया, अब यहाँ पे हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं. वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्शन वेक्टर की हमने सीखी, सब्ट्रैक्शन वेक्टर भी हम एक टॉपिक पढ़ के आए. तो एक्चुअली जिस तरह से हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इस तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करा सकते. वेक्टर्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करा सकते. तो वेक्टर्स को हम आपस में डिवाइड नहीं करा सकते, इस वजह से वेक्टर को हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं. ठीक है, वेक्टर को अगर हम नॉर्मल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, नॉर्मल वेक्टर्स को डिवाइड नहीं करा सकते, तो सिंपल वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर को, ठीक है, मैग्नीट्यूड से, किसी नंबर से, ठीक है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसी नंबर से या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं. इसी तरह दो वेक्टर्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम वेक्टर को डिवाइड ही नहीं करा सकते. तो इस वजह से हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसी भी नंबर से डिवाइड करा सकते हैं, किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करा सकते हैं. ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड. आइए चलते हैं, देखते हैं, और ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. तो हिंट डाल दिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर और स्केलर, मतलब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, वेक्टर को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से करेंगे. तो चलते हैं, देखते हैं. ठीक है बेटा, तो इसकी एग्जाम्पल देखिएगा. एग्जाम्पल के हिंट डाल देते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं. कि एक वेक्टर आपके पास है ए. ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए. सपोज कर लें इस वक्त इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है. इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 सेंटीमीटर. अब आपने इस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, किसी भी नंबर से. तो हम दो एक तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एक तरफ पॉजिटिव नंबर लेंगे कि अगर किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होता है, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा. ठीक है बेटे, चलते हैं ज़रा. एक तरफ इसको पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है, वेक्टर ए है, अगर मैं इसको वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर 2a बन जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको -2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या बन जाएगा, -2a. ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक तरफ मैं पॉजिटिव नंबर मैंने ले लिया, एक तरफ नेगेटिव नंबर. मैंने वेक्टर ए को एक तरफ पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, 2a, और एक तरफ इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया बेटे, -2a. जिस तरह से वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई कराया कि वेक्टर ए को, आप देख सकते हैं वेक्टर ए को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2a हो गया. तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया, साथ साथ अब इसके मैग्नीट्यूड को भी मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है, कि भाई अगर वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो हमने लाजमी उसके मैग्नीट्यूड को भी मल्टीप्लाई कराना होगा. तो वेक्टर 2a को, मतलब वेक्टर ए को जब 2 से मल्टीप्लाई कराया 2a हो गया, तो बिल्कुल इसी तरह से अब इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कराएंगे. तो पहले पॉजिटिव देख लें कि भाई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है वेक्टर ए को 2 से, तो इसका मैग्नीट्यूड को 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10, मतलब 10 सेंटीमीटर. ये -2a है, मतलब अब यहाँ पे अगर इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, मतलब -2 से अगर इसके मैग्नीट्यूड को 5 को मल्टीप्लाई कराएं, आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर. ठीक है, जो आपके पास आंसर आ गया -10. मतलब अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी नंबर को किसी भी वेक्टर से तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. ठीक है, कि वेक्टर ए था 5 सेंटीमीटर, इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इसके मैग्नीट्यूड को भी 2 से मल्टीप्लाई कराया और 5 सेंटीमीटर से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ के क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपने जो है -2 वेक्टर ए को -2 से मल्टीप्लाई कराया तो -2a हो गया, 2a हो गया. तो अब इसको जब इसके मैग्नीट्यूड को -2 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर. तो वेक्टर 5 था, मैग्नीट्यूड इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद -2 से -10 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है,
तो अगर हम देखें कि वेक्टर ए 5 सेंटीमीटर था, 2 से मल्टीप्लाई कराने पे 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये वेक्टर ए क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ये वेक्टर ए था 5 सेंटीमीटर, अभी हो जाएगा 2a और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए 5 सेंटीमीटर था, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो -2 हो गया, 2a हो गया। जब माइनस से मल्टीप्लाई कराया -2a हो गया और मैग्नीट्यूड आप देख लें वही रहा 10 सेंटीमीटर। तो बेटा जब वेक्टर के साथ नेगेटिव का साइन आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, जैसे ही माइनस का साइन आएगा नेगेटिव वेक्टर बनेगा। नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। वेक्टर ए राइटवर्ड डायरेक्शन में -2 से मल्टीप्लाई कराए तो -2a हो गया और डायरेक्शन क्या होगी बेटे, ऑपोजिट। ठीक है, वेक्टर ए जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में, अब ये वेक्टर -2a, वेक्टर -2a, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटे, लेफ्टवर्ड, और मैग्नीट्यूड क्या है 5 सेंटीमीटर से बढ़ के क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड के साथ माइनस लगाएं, नहीं लगाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब ये जो माइनस है ये क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, माइनस का साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, उसने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो मैग्नीट्यूड वही 10 सेंटीमीटर रहा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा है वही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा है। बस डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कराने पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। 5 से क्या हो गया 10, 5 से क्या हो गया 10। बस पॉजिटिव नंबर से अगर किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा बेटा, डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे वेक्टर ए है, आपने देखा वेक्टर ए है, इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है 2a, तो पॉजिटिव रहा और डायरेक्शन इसकी राइटवर्ड थी, तो 2a की भी डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड। लेकिन अगर वेक्टर ए को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर ए की क्या है, राइटवर्ड। जब इसको -2a से मल्टीप्लाई कराए तो डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी ऑपोजिट हो गई, लेफ्टवर्ड हो गई। ठीक है बेटे, तो आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में क्या सीखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में सीखा कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर। कि अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं या नेगेटिव, दोनों से मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड जब दोनों से बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर डायरेक्शन सेम रहती है, दोनों की डायरेक्शन राइटवर्ड। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ठीक है, वेक्टर ए की डायरेक्शन राइटवर्ड थी, जैसे ही इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराया -2a से, तो ये आपके बाद डायरेक्शन लेफ्टवर्ड हो गई। तो अब इसके बारे में लिखिएगा कि इसी को जो हमने यहाँ पे हमने सीखा एक एग्जाम्पल में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर, इसको हम जो है वो लिखने जा रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर की वर्डिंग लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर में होता क्या है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which जो बेटा वर्डिंग लिख लीजिएगा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, इट इज़ अ प्रोसेस in which the magnitude of a vector, it is a process in which the magnitude of a vector is multiplied by a number or a scalar. The magnitude of a vector is multiplied by a number or a scalar. It is a process in which the magnitude of a vector is multiplied by a number or a scalar. Let's stop. आगे लिख लीजिएगा. If the number is positive, if the number is positive, if the number is positive, then the direction remains same. If the number is positive, then the direction remains same. Or if the number is negative, then the direction becomes opposite. ठीक है? Or if the number is negative, then the direction becomes opposite. ठीक है बेटे? तो आपने क्या लिखा कि it is a process in which the magnitude of vector is multiplied by a number or a scalar. Full stop. If the number is positive, then the direction remains same. Or if the number is negative, then the direction becomes opposite. Then the direction becomes opposite. And the magnitude of resultant vector
and the magnitude of resultant vector is changed as compared to the original vector. The magnitude of the resultant vector is changed as compared to the original vector. The magnitude of the resultant vector is changed as compared to the original vector. ठीक है बेटे, फुल स्टॉप. तो आपने लिखा कि भाई अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नंबर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. ठीक है, और जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये वेक्टर था, ये इनके रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव का जो रिजल्टेंट वेक्टर में आप देखेंगे मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेक्टर का वो चेंज हो गया, बढ़ गया ओरिजिनल वेक्टर से. और आप देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तब भी जो है वो ओरिजिनल वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है बेटे, तो अब हम जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर. हिंट डाल दिएगा. division of vector by number or scalar. ठीक है बेटे, यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे कि डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर. जिस तरह से आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में कि वेक्टर को आपने किस तरह से वेक्टर को एक नंबर से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कि नंबर से मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे अगर हम किसी भी वेक्टर को डिवाइड करें, किसी भी वेक्टर को डिवाइड करें तो वेक्टर्स को आपस में डिवाइड नहीं करा सकते. किसी नंबर से इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे. किस तरह से डिवाइड कराएंगे, चलते हैं एग्जाम्पल इसकी देखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपने वेक्टर ले लिया, सपोज करें वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, 6 सेंटीमीटर. एक तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे और एक तरफ नेगेटिव नंबर से. ठीक है, पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड कराएं, वेक्टर बी को डिवाइड करा रहे हैं, सपोज कर लें एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर बी को आप कोई एग्जाम्पल के तौर पे हम नंबर ले रहे हैं. यहाँ पे आपने 2 लिया था, यहाँ पे चाहे आप 3 ले लें, यहाँ पे चाहे 2 ले लें, आप लोगों की मर्जी है. कि वेक्टर बी है, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3. कि वेक्टर बी को अगर मैं 3 से डिवाइड करा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन गया वेक्टर बी अपॉन 3. ठीक है, अगर यहाँ पे -3 से डिवाइड कराऊँ तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बी को क्या करा मैंने, -3 से डिवाइड कराया तो क्या बन गया, -b अपॉन 3. ठीक है, तो वेक्टर b अपॉन 3 को पहले पॉजिटिव 3 से, मतलब वेक्टर बी को पॉजिटिव 3 से डिवाइड कराया तो देखेंगे क्या फ़र्क पड़ा. अगर नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, सॉरी डिवाइड करा रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, अब वेक्टर बी को 3 से डिवाइड करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके मैग्नीट्यूड को भी 3 से डिवाइड करें. तो वेक्टर b अपॉन 3 का मतलब ये है कि इसके मैग्नीट्यूड को भी 3 से डिवाइड करें, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसको 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, वेक्टर b अपॉन -3 है, तो वेक्टर b को आपने -3 से डिवाइड कराया तो आपने इसके मैग्नीट्यूड को भी -3 से डिवाइड कराना, आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर. ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि आपके पास जो वेक्टर b अपॉन 3 है, आपने जब वेक्टर को किसी भी नंबर से डिवाइड कराया तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, कम हो गया. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो गया. पहले 6 था, कम होकर क्या हो गया 2. यहाँ पे 6 था, नेगेटिव -3 से भी डिवाइड करा तो आंसर क्या हो गया, कम हो गया, -2 हो गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन आ गई. ठीक है, ये b अपॉन -3 या -b अपॉन 3 के, तो माइनस के साइन से क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. अब देखें वेक्टर b है 6 सेंटीमीटर, तो वेक्टर b अपॉन 3 क्या हो जाएगा, वेक्टर b अपॉन 3 क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं. कि मैंने वेक्टर b अपॉन 3 बनाया. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर था, डिवाइड कराने पे 3 से कम होगी, क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये वेक्टर -b अपॉन 3 है, वेक्टर -b अपॉन 3, सॉरी क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है इस वजह से डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट. ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, और मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, कम हो गया, 2 सेंटीमीटर. तो आपने दोनों में डिफरेंस ये देखा कि अगर आप डिवाइड कराते हैं, मेन डिफरेंस
डिवाइड कराते हैं तो डिवीजन से, मतलब वेक्टर को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करा रहे हैं, वेक्टर बी को आपने 3 से डिवाइड कराया तो इसके मैग्नीट्यूड को भी 3 से डिवाइड कराना पड़ेगा। 3 से डिवाइड कराया, 6 को जब 3 से डिवाइड करा आंसर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने वेक्टर बी को -3 से डिवाइड कराया तो इसके मैग्नीट्यूड को भी -3 से डिवाइड करा, आंसर आया -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने देखा कि जो इसका जो ओरिजिनल वेक्टर था डिवीजन के बाद रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। 6 से कम होकर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराने पे डायरेक्शन आप देख रहे हैं इसकी राइट वर्ड है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराने पे डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर नेगेटिव नंबर है तो बेटे वेक्टर को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। आप देख रहे हैं कि वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या थी, राइट वर्ड, और डिवीजन के बाद डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, लेफ्ट वर्ड। क्यों हो गई, क्योंकि माइनस का साइन आ गया। माइनस का साइन डायरेक्शन को क्या कर देता, ऑपोजिट। माइनस का साइन नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, और नेगेटिव वेक्टर क्या है, ऑल ऑफ दोज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन क्या हो जाए, ऑपोजिट, ठीक है, तो माइनस का साइन आता है तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। और मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड -2 आ रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के लिए आपने ऊपर माइनस का साइन लगाया हुआ है जिसने डायरेक्शन को इसकी ऑपोजिट कर दिया, इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे आंसर में। ठीक है, तो आपने देखा कि डिवीजन ऑफ वेक्टर में क्या किया हमने, वेक्टर को डिवाइड कराया एक नंबर से, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का 6 से कम होके क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है, और अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ये क्या कहलाता है प्रोसेस बेटा, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर। तो ये प्रोसेस लिखना स्टार्ट करें इसके बारे में। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, इट इज़, लिखना स्टार्ट करें बेटे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज डिवाइड बाय अ नंबर और स्केलर। The magnitude of a vector is divided by a number or scalar. It is a process in which the magnitude of a vector is divided by number or scalar. If the number is positive, then the direction remains same. If the number is positive, then the direction remains same. Or if the number is negative, then the direction becomes opposite. Or if the number is negative, then the direction becomes opposite. Then the direction becomes opposite. In case of resultant, the magnitude of a resultant vector, in case of resultant, the magnitude of a resultant vector के magnitude जो है वो देख लें क्या है, the magnitude of resultant vector is changed as compared to the original vector. The magnitude of a resultant vector is changed as compared to the original vector, then this phenomena is called as division of vector by a number or scalar. Then this phenomena is called as division of vector by a number or scalar. ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर। यहाँ तक आके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और डिवीजन ऑफ वेक्टर के टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो जब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, तो यूनिट वेक्टर की तरफ जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और जो है वो आपने जो है फुल कंसंट्रेशन से टॉपिक समझना है ताकि आप लोगों को कोई इस टॉपिक में कोई लैकिंग ना रह जाए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का जिक्र आप लोगों को याद हो तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की जब हम डेरिवेशन कर रहे थे और उसके अंदर यूनिट वेक्टर जो है वो हमने लिया था, और वहाँ पे हमने सीखा था आई हेड, जे हेड, के हेड, ये क्या है। अब यहाँ पे हम तरीके से पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, और वो जो यूनिट वेक्टर है उसको कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से, हैंड डाल दिएगा यूनिट वेक्टर की। अच्छा बेटा, तो यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स मींस ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। ऑल ऑफ, एक लाइन में इनकी डेफिनेशन लिख लें, ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मींस 1, ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स। ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। अब यूनिट वेक्टर की एग्जांपल कि भाई यूनिट वेक्टर
का मैग्नीट्यूड 1 है, क्या होता है, किस तरह से होता है, अभी हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का एक सब वेक्टर होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, सपोज करें कि एक वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लें 5 सेंटीमीटर है। सपोज कर लें कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ए है, ठीक है। तो इसका वेक्टर ए का अगर मैं बोलूँ यूनिट वेक्टर बताएं तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बनाएंगे, उसको स्मॉल ए और उसके ऊपर हेड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से यूज़ करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ठीक है। देखो इसी तरह से अगर आपके पास कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 7 सेंटीमीटर है, सपोज कर लें, तो इसका यूनिट वेक्टर अगर बनेगा तो 7 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का इसका एक वेक्टर बना लेंगे और इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, बी हेड से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर आपने देखा कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, 1 होता है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी एक वेक्टर का सब वेक्टर होता है, ठीक है। सिंबल आप देख सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर क्या आ जाता है, हेड आ जाता है। जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर सी होगा तो स्मॉल सी से यूनिट वेक्टर को उसके रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर कोई वेक्टर डी है, ठीक है, तो स्मॉल डी से अगर यूनिट वेक्टर उसका रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, लेकिन क्योंकि हम ये टॉपिक भी आज स्टार्ट किया है आज, ठीक है, तो तरीके से सारी चीज़ें इसकी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है बेटे। तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। हिंट डाल दिएगा, फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, सपोज करें कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं आपके पास आ गया कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कि वेक्टर ए को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास वेक्टर बी होगा क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला वेक्टर बी के अकॉर्डिंग बन जाएगा कि स्मॉल बी हेड इक्वल्स टू वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा बेटे, तो ये वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बन जाएगा फॉर्मूला अगर वेक्टर बी होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड को या तो इस मॉड एब्सोल्यूट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, या सिंपल ए लिख देंगे, वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब ज़रा देखिएगा कि इस तरह से लिखें या सिंपल ए बनाए, ठीक है। ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये एब्सोल्यूट के साइन के साथ, ठीक है, मॉड के साइन के साथ, ये दो स्ट्रेट लाइंस के साथ अगर आप वेक्टर ए को लिखेंगे तो ये क्या कहलाता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। या सिंपल ए लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों साइन और वेक्टर के ऊपर से एरो हेड रिमूव कर दें, तब भी ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है। अब क्या करना है आपने, अगर जो है वेक्टर ए कैलकुलेट करना होगा तो इसको जो है वो क्या करना होगा, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडर ऊपर जाके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हम आगे चल के देखते हैं, आगे चल के सीखते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको वेक्टर ए कहते हैं, ठीक है। ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आपने देख लिया ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर आपने डिस्कस किया कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी, यूनिट वेक्टर का सिंबल देखा, यूनिट वेक्टर की एग्जांपल देखी, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया। अब हम चल रहे हैं यूनिट वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। हैंड डाल दिएगा।
कार्टेशियन यूनिट वेक्टर या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अच्छा बेटा, तो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर क्या है या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या है? एक ही बात है कि वो तमाम यूनिट वेक्टर्स जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन तमाम यूनिट वेक्टर्स को हम बेसिकली कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का नाम देते हैं। उनको अगर एज अ फ्री वेक्टर मूव करें, ठीक है, आई और जैसे आई है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको एज अ फ्री वेक्टर मूव कराएं तो एक रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे जब कार्टेशियन यूनिट वेक्टर या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की बात करें तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखिएगा कि ये होते क्या है कार्टेशियन या यूनिट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, उनके बारे में लिख लीजिएगा कि ऑल ऑफ दोज यूनिट वेक्टर्स which are acting along x axis, y axis और z axis. All of those unit vectors which are acting along x axis, y axis and z axis are called as Cartesian unit vector और rectangular unit vectors। ठीक है बेटे, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की फॉर्म में जो यूनिट वेक्टर्स जो है वो लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन वेक्टर्स को हम बेसिकली रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स या कार्टेशियन यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। तो किस तरह से लाई करते हैं, आइए चलते हैं ज़रा उनको बनाना सीखते हैं कि कार्टेशियन यूनिट वेक्टर या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं। देखिएगा, सपोज कर लें कि आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास z एक्सिस है। इनके बिटवीन एक वेक्टर है, वेक्टर a, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर a है। वेक्टर a के आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। ठीक है बेटी, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास z एक्सिस है। ठीक है बेटी, तो अब आपने क्या करना है कि इनके जो है वो कंपोनेंट्स बनाने हैं, वेक्टर a के कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो वेक्टर a का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस अगर हम फॉर्म करें तो ये आपके पास आ जाएगा ax। ठीक है, वेक्टर a का अगर आप क्या करें, आपने कंपोनेंट बनाया वेक्टर a विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस वेक्टर a का, तो आपके पास क्या आ गया, ax। बिल्कुल इसी तरह से अगर y एक्सिस पे वेक्टर a का कंपोनेंट बनाए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ay ठीक है, और z एक्सिस पे अगर वेक्टर a का कंपोनेंट बनाए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, az। ठीक है, तो आपने क्या करा, वेक्टर a के तीन कंपोनेंट्स बना लिए विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। अब क्या करना है, ये x, y और z एक्सिस पे आपने जो कंपोनेंट्स बनाए, तो अब क्या करना है, इन पे इनके यूनिट वेक्टर्स जो है वो फॉर्म करने हैं। ठीक है भाई, तीन कंपोनेंट्स बना लिए वेक्टर a के x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलॉन्ग। अब क्या करना है, इनके यूनिट वेक्टर्स, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि भाई वेक्टर का जो x कंपोनेंट होता है उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, और y एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसके यूनिट वेक्टर को हम j हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो z एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर को हम k हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल आई, स्मॉल जे, स्मॉल के। ठीक है बेटे, तो आपने आई हेड, जे हेड और के हेड यहाँ पे तीन यूनिट वेक्टर्स जो आपने डिस्कस किए कि भाई एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसको आई से, वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे से, और जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के से।
इस वजह से यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे लिखे हैं कि भाई अगर यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करा दें किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो वो किस में चला जाता है, किस में चला जाता है, वो मतलब वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में चला जाता है। तो वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि भाई ए एक्स का सपोज कर लें जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे आपके पास 3 है, ए वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास, क्योंकि जब यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है। और ए जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास सपोज कर लें 5 है, यूनिट यूज़ कर लें सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है। अच्छा बेटा, तो आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात की तो मैंने इनके मैग्नीट्यूड्स लिख दिए, ठीक है। ये इस वजह से लिखे ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, आगे क्या इसका यूज़ है। तो वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट्स बनाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ए एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ए वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस ए जेड। ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर, ए वाई का मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर और ए जेड का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई हेड, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के हेड और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे हेड। अब यहाँ पे तीनों के मैग्नीट्यूड्स आपको अगर गिवन हो, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तब क्या करेंगे, तब आपने जो है वो इसकी जो आपके पास वैल्यूज गिवन है इनकी बेसिस पे आपने कैलकुलेशन करनी है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। इससे पहले आपके पास 2 जो है वो कंपोनेंट्स अगर होते थे कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो बेटा उसके लिए सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके लिए क्या करते थे, सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि भाई अगर आपके पास 2 कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई, ठीक है, तो उसके लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का रिलेशन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो 2 वेक्टर्स हैं और उनके 2 कंपोनेंट्स हैं, तो उसके लिए जो है वो आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का रिलेशन यूज़ किया कि ए इक्वल्स टू अंडर रूट a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर, ये रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 कंपोनेंट्स आ जाएं तब उनके मैग्नीट्यूड का रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब उनका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपके पास किसी वेक्टर के 3 जो है वो कंपोनेंट्स हों तब उनका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं, ज़रा देखिएगा कि किस तरह से हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा बेटा, तो अगर आपके पास यहाँ पे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखें, अब वेक्टर ए की अगर हम बात करें तो वेक्टर ए किसके बराबर है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ठीक है भाई। तो वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड के। अब इनको वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आना है, तो वेक्टर से जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उनको उनके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था, जिस तरह से आपने देखा कि ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है कि वेक्टर, ये देखिएगा कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपने क्या करा, इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए को अगर ऊपर ले जाएं, किससे डिवाइड, किससे जो है वो मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे यूनिट वेक्टर से, और मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं और मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए के ऊपर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें, यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वेक्टर ए आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी बन जाएगा कि और करके देख लें कि यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, ए लिखा हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा दें, वेक्टर ए आ जाएगा। तो अब वेक्टर फॉर्म से
मैग्नीट्यूड फॉर्म में जा रहे हैं, तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर से अगर उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास वो वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो अब ज़रा देखिएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपने क्या करा कि ए एक्स को इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब आई हेड से, ठीक है, ए वाई को इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब जे हेड से, और ए जेड को इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब के हेड, ठीक है। तो आपने ए एक्स को आई हेड, ए वाई को जे हेड और ए जेड को के हेड से मल्टीप्लाई कराया, तो वेक्टर फॉर्म से किस में चले गए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म से किस में चले गए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप राइट साइड को लेके आ गए, ठीक है। और अब क्या करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ताकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप जो है किस फॉर्म में लेके आ गए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, कि भाई ए एक्स ए वाई ए जेड, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन थे ना, आप देख सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड ये वेक्टर फॉर्म में नहीं, इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन थे। तो आपने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना था कि भाई अगर ए एक्स ए वाई और ए जेड तीनों के मैग्नीट्यूड हैं तो ए का मैग्नीट्यूड का क्या होगा, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अगर तीन कंपोनेंट्स से मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने बोला कि भाई ए बराबर है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड के, तीन कंपोनेंट्स हैं, तीनों को ऐड कर दें, वेक्टर ए आ जाएगा। तो वेक्टर से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आए, आपने देखा कि एक्स के साथ ए एक्स के साथ आई हेड, ठीक है, वाई एक्सिस का जो कॉम्पोनेंट के साथ जे हेड और जेड एक्सिस का जो कॉम्पोनेंट के साथ के हेड जो है, यूनिट वेक्टर से इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपने इनको वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके मैग्नीट्यूड्स पता है कि ए एक्स बराबर है 3 के, ए वाई बराबर है 2 के, ए जेड बराबर है 5 के, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वेक्टर ए आ जाएगा कि भाई वेक्टर ए एक्स की जगह आ जाएगा 3 आई हेड एज इट इज़, ए वाई जो है इसकी जगह आ जाएगा 2, ए वाई की वैल्यू क्या है 2, जे हेड एज इट इज़, और ए जेड की जगह ए जेड की वैल्यू आ जाएगी, ए जेड की वैल्यू क्या है 5 के हेड एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे वेक्टर ए जो है वो आई जे के की फॉर्म में यहाँ पे जो है फॉर्म कर लिया कि वेक्टर ए आपके पास आई जे के की फॉर्म में आ गया, कि वेक्टर ए आपके पास क्या है 3i प्लस 2j प्लस 5 के। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आपने यहाँ तक इसको जो है वो लाना सीख लिया कि भाई आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स कैसे आया, वेक्टर ए जो है वो आई जे के की फॉर्म में कैसे आया, कि भाई पहले आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा, पे वेक्टर से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आए, जो मैग्नीट्यूड्स थे, मतलब ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू, ए जेड की वैल्यू, वो पुट की। अब आप देखें आई के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, मतलब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। आई के साथ जो वैल्यू है, अगर वेक्टर ए है तो आई के साथ जो वैल्यू होगी, मतलब ये 3 किसकी वैल्यू, किसको रिप्रेजेंट करिए, ए एक्स। ये जे के साथ जो वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट करिए बेटा, किसकी वैल्यू है, ए वाई, ठीक है। अगर के साथ वैल्यू है, के हेड के साथ जो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए, ए जेड। तो जब भी आपके पास आई जे के की फॉर्म में वेक्टर आएगा, तब आपको फौरन पता लग जाएगा कि भाई अगर जे हेड के साथ कोई वैल्यू लिखी, ठीक है, और अगर के हेड के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो जेड एक्सिस के कंपोनेंट की वैल्यू है, ठीक है, जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड है। और अगर आई हेड के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई है तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट था उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, ठीक है बेटे। तो आई जे के की फॉर्म में आप वेक्टर को फॉर्म, आपने वेक्टर फॉर्म कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, चलते हैं ज़रा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखते हैं। और ये जो मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आपको सिखा रहा हूँ, तो आपने आगे जाके जब भी वेक्टर फॉर्म में आपके पास कोई वेक्टर आएगा, आई जे के की फॉर्म में कोई भी वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही आपने जो है वो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। चलते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने, यहाँ पे लिख देंगे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये लिखें या सिर्फ ए लिखें, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला देख लें कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए रूट के अंदर ए एक्स ए वाई ए जेड का वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर कर देंगे। अगर वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म, अगर आपके पास नहीं है तो उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा,
मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे हो जाएगा कि एरो हेड हटाएंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा, मतलब ए एक्स इंटू आई हेड का होल स्क्वायर, मतलब ए एक्स इंटू आई हेड का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू जे हेड प्लस जब ए जेड के ऊपर से वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर एरो हेड हटाएंगे उसको एरो हेड हटा के वेक्टर फॉर्म से मैग्नेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे ए जेड स्क्वायर इंटू के हेड। ठीक है बेटे, तो आपने क्या करा कि वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, और जो आपने देखा कि ए एक्स था इसके ऊपर से एरो हेड हटाया वेक्टर फॉर्म से मैग्नेट फॉर्म में लाने के लिए, तो आपने क्या करा आई हेड से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ए एक्स स्क्वायर इंटू आई हेड, ए वाई स्क्वायर इंटू जे हेड और ए जेड स्क्वायर इंटू के हेड। ए एक्स एक्सिस के कॉम्पोनेंट को आई से, वाई एक्सिस के कॉम्पोनेंट को किससे, जे से, और जेड एक्सिस के कॉम्पोनेंट को किससे, के से। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हम सीख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपने जहन में रखना है, याद रखना है कि भाई अगर ए का मैग्नीट्यूड होगा तो ए के अकॉर्डिंग बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो वेक्टर बी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा। वेक्टर ए के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला वेक्टर बी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वेक्टर बी के लिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर इंटू आई हेड, बी वाई स्क्वायर इंटू जे हेड और बी जेड स्क्वायर इंटू के हेड। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला वेक्टर बी के अकॉर्डिंग भी बन जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, क्योंकि वैल्यूज़ हैं आपके पास ए एक्स की, ए वाई की, ए जेड की, वैल्यूज पुट करके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3 का स्क्वायर इंटू आई हेड प्लस ए वाई की जगह 2 का स्क्वायर इंटू जे हेड और ए जेड की जगह 5 का स्क्वायर इंटू के हेड। ठीक है बेटे, अब क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू, आपके पास ज़रा देख लें 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटे 9, 3 का स्क्वायर 9, और आई हेड है ना, आई क्या है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 लिखें नहीं लिखें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसके साथ, लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगले स्टेप में रिमूव कर देंगे। ठीक है, कि भाई 2 का स्क्वायर क्या है 4 और उसके बराबर में क्या है जे हेड का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1, क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है। फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और उसके बराबर में के हेड क्या है यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करें, यही वैल्यूज़ रहेंगी। इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करें 9, 4, 25, इन सबको ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 + 9 13 और 25 38। तो 38 का रूट ले लेंगे तो आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो 38 का हम अगर रूट ले लें तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और 38 का रूट आ रहा है 6.16। ठीक है बेटे, तो 6.16 यूनिट कैलकुलेट कर लिया, सेंटीमीटर यूनिट लगा दें कैलकुलेशन के बाद। कि आपने देखा कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस कोई वेक्टर ए है जिसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 3 सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट 2 सेंटीमीटर है, जेड एक्सिस का कंपोनेंट 5 सेंटीमीटर है, तो उस वेक्टर का खुद मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपने उसकी कैलकुलेशन देखी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके आंसर आ गया 6.16 सेंटीमीटर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया 6.16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया। अब जो है वो हम आगे चलते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया, किस तरह से फाइंड करना है। तो अब आपने यहाँ पे इस टॉपिक में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो है वो आपने सीखा कि क्या होता है। अगर 3 कंपोनेंट्स हों तब मैग्नीट्यूड आप किसी वेक्टर का कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी कैलकुलेशन यहाँ तक आपने सीख ली। अब हम बेसिकली अब यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने है कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर ए को क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। और याद रखिएगा यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो चलते हैं यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन करने। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है यूनिट वेक्टर का, आइए ज़रा देखते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बेटे,
तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास पेपर में किस तरह से यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन आती है, पेपर में किस तरह से आपके पास जो है वो 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ सकता है यूनिट वेक्टर का। देख सकते हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो कि किससे पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, वेक्टर ए के पैरेलल हो। तो वेक्टर ए का एक्चुअली यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है आपने। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला, और वेक्टर ए आपके पास आई जे के की फॉर्म में है। ठीक है, आपके पास जो है जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा वो वेक्टर जो है वो आई जे की फॉर्म में लाजमी आपके पास गिवन होगा। तो वेक्टर है आपके पास यहाँ पे 2i - 3j + 5k। तो ये न्यूमेरिकल मैं आपको मतलब यूनिट वेक्टर सॉल्व करवाऊंगा पूरा, समझ लें एक न्यूमेरिकल की तरह जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर न्यूमेरिकल में आपके पास आता है। इसी तरह आपको मैं भी जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन की इसके बाद, ताकि आप लोग को भी यूनिट वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करना आ जाए। आप लोग भी अगर 2-3 यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिट वेक्टर की एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे 2-3, तो भी आपको जो है वो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो चलते हैं यूनिट वेक्टर सॉल्व करने, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने। सबसे पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने लिखा कि भाई वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, देखें वेक्टर ए तो आपके पास है आई जे के की फॉर्म में, वेक्टर ए तो है, वेक्टर ए को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, तो क्या फाइंड करना होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे बेटे, मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करेंगे जैसा आपने अभी यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, तो अब हम पहले जो चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं वो लिख देंगे। क्या फाइंड करने जा रहे हैं भाई, हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लें कि ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर इंटू आई हेड प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू जे हेड प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू के हेड। ठीक है बेटा, इससे ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आपको पता है ए एक्स की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, क्यों, जे के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ए वाई की, और के के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, ए जेड की। वैल्यूज पुट करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे थे, वैल्यूज पुट करें, ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर इंटू आई हेड, फॉर्मूले का प्लस का साइन एज इट इज, ए वाई की वैल्यू साइन समेत आ जाएगी, ए वाई की वैल्यू -3 का स्क्वायर इंटू जे हेड, ए जेड जो है उसकी वैल्यू क्या है बेटा 5, तो ए जेड की जगह क्या आ जाएगा 5 उसका स्क्वायर और के हेड एज इट इज। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या है बेटा 4, ठीक है, और आई का यूनिट, आई बेसिकली क्या यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा 1, -3 का स्क्वायर 9, और जे एक्चुअली यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो गया +9, ठीक है, और के क्या यूनिट वेक्टर, उसका जो है वो के का यूनिट वेक्टर, के का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1। अच्छा, अब देखें ये क्या है, एब्सोल्यूट के साइन जो हैं, इसका मतलब आंसर जो है वो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्योंकि रूट की कैलकुलेशन है, इसके अंदर नेगेटिव साइन जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा तो फिर कैलकुलेशन आपको पता है बेटा वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन रखनी है, इस वजह से फॉर्मूला जो है वो ऐसे डिज़ाइन किया है कि माइनस का साइन भी अगर वैल्यू में आ जाए, ठीक है, तो वो माइनस का साइन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि वैल्यू सबके ऊपर क्या है बेटा स्क्वायर है, तो साइन समेत वैल्यू लेनी है ब्रैकेट के अंदर, ताकि माइनस का साइन क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, रिमूव हो जाए। अब इनको सॉल्व कर लें, 4 + 9 + 25, इत्तेफाक है कि आपके पास ये वही वैल्यू बन रही है जो अभी हमने कैलकुलेशन की है, 4 + 9 13 + 25 38 का रूट ले लें तो 6.16, 38 का रूट लिया तो आंसर आ गया 6.16। तो ये आपने क्या करा, आप देख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, यही काम करना था, नहीं हमने तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये रहा, जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया अब वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ज़रा देखिएगा बेटा, आगे चलते हैं।
कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था आपके पास कि वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए पूरा लिख देंगे। वेक्टर ए क्या है बेटा? 2i माइनस 3j प्लस 5k। एक और क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है कि ये वेक्टर कहाँ से आया, हमने अपनी मर्जी से लिया। बेटा ये एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इस वजह से ये हमने अपनी मर्जी से, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है और उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देगा वो अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर दे सकता है, जैसा भी आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की कि वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए आपने पूरा पुट कर दिया, फिर नीचे क्या मैग्नीट्यूड, तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह ए का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 6.16। यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया यूनिट वेक्टर का, कि यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन आपने कर ली, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं और इसको आंसर लिख सकते हैं कि ये आपने यूनिट वेक्टर बोला था एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, वो आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं कि ये जो वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 6.16, ये सबसे ऊपर जो न्यूमरेटर में 3 वैल्यूज हैं सबसे डिवाइड हो रही है, तो अलग अलग करके इनको डिवाइड कर देंगे कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 2i से भी वैल्यू डिवाइड होगी 6.16, माइनस 3j से भी ये वैल्यू डिवाइड होगी और 5k से भी ये वैल्यू डिवाइड होगी, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि क्या करा कि 6.16 जो है इनको अलग अलग करके 2i से अलग डिवाइड किया, 3i से अलग डिवाइड किया, 5k से अलग डिवाइड किया। तो आप ये कह सकते हैं और करके ये स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं आपने यहाँ पे एलसीएम इसको ब्रेक करके लिख लिया और ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटे। ये यूनिट वेक्टर का आंसर आ गया और अब यहाँ पे आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग की एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमने कैलकुलेशन सही की है, ठीक है। कैलकुलेशन में है क्या? कैलकुलेशन में देखें, ये तो ऊपर जो आपने वेक्टर ए लिखा है वो तो सवाल में गिवन होगा, बस आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। मैग्नीट्यूड सही कैलकुलेट किया या नहीं किया, तो इसकी एक चेकिंग है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया है, तो यूनिट वेक्टर का आंसर 1 आना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करके आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है। तो चेकिंग देख लें कैसे करनी है। ये बेटा एग्जामिनर को करके नहीं दिखानी होगी, एग्जामिनर को बुरा लग जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ये करना है कि हमने कैलकुलेशन सही की है या नहीं की है। क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर का आंसर, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद चेक कर लें कि भाई 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा कैसे करना है इसको। आपने ij k की जो वैल्यूज़ है ना, ठीक है, इनका साइन समेत स्क्वायर, मतलब जैसे आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था यहाँ पे, अब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। साइन समेत वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेंगे। देखें भाई कि 2/6.16 माइनस 3/6.16 और 5/6.16। इनके साथ ijk है। ijk खुद यूनिट वेक्टर है, इनकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी दें, तब भी इसका आंसर जो है वो इनके साथ जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 लिखा है वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 लिख दें वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा अभी सिर्फ क्योंकि चेकिंग कर रहे हैं इस वजह से जो है वो हम सिर्फ चेकिंग में जल्दी से चेक कर लेंगे कि आंसर हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि साइन समेत वैल्यू 2/6.16 माइनस 3/6.16 और 5/6.16 वैल्यू ले ली रूट के अंदर। इन सब पे आपने क्या कर दिया स्क्वायर, और रूट के अंदर सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, सॉल्व करना और चेक करना है इनका आंसर 1 आ रहा है नहीं आ रहा।
तो इसको हम रूट के अंदर एज इट इज़ पूरे फ्रैक्शन के साथ वैल्यू लिख लेंगे, सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे ताकि जो है वो हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाय 6.16, ठीक है बेटे, इसका स्क्वायर, इसी तरह प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -3/6.16 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस फिर फ्रैक्शन आपके पास 5/6.16 और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर अभी तो आप लोग नज़र नहीं आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, कैलकुलेट किया आंसर आ रहा है 1.00। ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा आंसर। तो यूनिट वेक्टर क्या, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर आगे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। 1.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिखना है। ठीक है बेटा, तो आपने चेक किया और आंसर इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन जो की है बिल्कुल सही की है। ठीक है, अब जो है वो आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना आ गया। तो अब हम क्लास को एंड करने जा रहे हैं। एंड करने से पहले आपको जो है वो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ज़रा देख लीजिएगा। इसको अगर हम कह लें कि अगर ये हमारे पास थी यूनिट वेक्टर की एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर b, और वेक्टर b आपके पास है -2i + 4j - 3k। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर c, और वेक्टर c में दे देता हूँ आप लोगों को -i - 2j + k। ठीक है बेटे, आप देख सकते हैं आपके पास क्या है कि -i - 2j + k। अब यहाँ पे -i है तो इसका मतलब i के साथ कोई यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1। ये k है, k के साथ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनकी यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। किस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन की है। फॉर्मूला बस यहाँ पे वेक्टर b जब आएगा, देखें एग्जांपल में जो आपके पास वेक्टर b है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ b बराबर है किसके, वेक्टर b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। जब c के लिए होगा तो c हेड इक्वल्स टू वेक्टर c डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपने करनी है और यूनिट वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करना है एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 के। ठीक है बेटे, बस क्लास को यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो कम टू द कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स एंड राइट वर्ड देयर, और डिस्क्रिप्शन लाजमी हर वीडियो में आपने देखनी है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या इनके सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग इनके सोल्यूशन व्हाट्सएप करके भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर और जो है व्हाट्सएप नंबर, इसी तरह ईमेल आप लोग कर सकते हैं। ईमेल कर दें कि भाई ये हमने सॉल्व किया, चेक कर लें, सही है। वैसे तो आप लोगों को चेकिंग खुद ही मैंने आपको बता दी है कि चेक करके पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो आपने वीडियो को, लेक्चर को ज़रूर लाइक करना है। ठीक है, और चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक, मतलब न्यू टॉपिक क्या, यूनिट वेक्टर आपने आज डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स की एडिशन जो है वो और मल्टीप्लिकेशन और मज़ीद जो है वो सीखेंगे। फिर उनसे फिर यूनिट वेक्टर मज़ीद कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।